नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। हम लोग लीगल मेथड्स की एक सीरीज बना रहे हैं जहां पिछली वीडियो पर मैंने बात करी थी डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय वेरियस थिंकर्स, जहां हमने जॉन ऑस्टिन, जेरेमी बेंथम, एच एल ए हार्ट, सेविनी, सर हेनरी मीन, रॉस्को पाउंड, एल्ड्रिच, एल एल फुलर की डेफिनेशन के बारे पर बात कर रहा था। इस वीडियो पर हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि अभी तक हमने बात करी एक बेसिक पर्सपेक्टिव पर कि लॉ होता क्या है, फिर हमने बात करी कि अलग अलग थिंकर्स ने लॉ को किस तरीके से डिफाइन और एक्सप्लेन करा है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जानने के लिए वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लॉ को किस तरीके से डिफाइन करता है। क्योंकि जो डिफाइन वो करता है लॉ एक्चुअल सेंस पर वो होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा वो होगा। अगर वहां नहीं दे रखी है कोई चीज तो कोई थिंकर कुछ थिंक कर ले, कोई कुछ बोल ले, फर्क नहीं पड़ता। जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है एट द एंड ऑफ द डे एक कंट्री के अंदर वही होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर जो लॉ को डिफाइन कर रखा है वो कर रखा है आर्टिकल 13 के अंदर। अब आर्टिकल 13 कहाँ आता है? आर्टिकल 13 आता है पार्ट 3 पर, जो बात करती है फंडामेंटल राइट के बारे पर। तो आर्टिकल 13 जो है वो बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। कोई भी ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो या उनको डेरोगेट करते हो, तो वो लॉ की बात आर्टिकल 13 करता है। तो आर्टिकल 13 जो है ये 4 पार्ट पे डिवाइड है: 13(1), 13(2), 13(3) एंड 13(4). सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 13 के बेसिक पर्सपेक्टिव की, कि आर्टिकल 13 की नीड क्या है, आर्टिकल 13 है क्या। आर्टिकल 13 वो मीन्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू की पावर हमको देता है। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक अलग कंसेप्ट है, वो किसी भी लॉ पर मेंशन नहीं है कि आर्टिकल 32 भी बात नहीं करता, 226 भी बात नहीं करता, कोई आर्टिकल बात नहीं करता कि कोर्ट कब जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। इवन कहीं का भी कॉन्स्टिट्यूशन ये बात नहीं करता था। जो जुडिशियल रिव्यू है, इसका जो कंसेप्ट निकल करके आया वो पहली बार निकल करके आया हमारे जेम्स वर्सेस वो निकल करके आया विलियम मालबरी वर्सेस जेम्स मेडिसन के केस पर। ये यूएस का एक केस लॉ है। यहाँ यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 1803 पर पहली बार जुडिशियल रिव्यू की बात करी थी। इंडिया पर जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट ओरिजिनेट करा था वो जस्टिस पी एन भगवती ने करा था। तो वो कहाँ से करा था? वो करा था आर्टिकल 13 से। आर्टिकल 13 कोर्ट को वो पावर देता है जिससे कोर्ट जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन और एक्सप्लेन कर सकता है। अब जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, हम इसके बारे में बात समझने की कोशिश करते हैं। हम आर्टिकल 13 को समझने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 13 जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है: 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). पहले हम बात करते हैं 13(1) की। इसको समझने के लिए हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया कब। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर के आया 26 नवंबर 1949 को, और इनेक्ट कब इनेक्ट हो गया था और फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 से हम लोगों का जो संविधान है वो लागू हो गया था। तो अब बात, जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो लॉ पहले बनकर आ गए थे, अगर आप देखोगे, आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आप देखोगे आईपीसी 1860, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एविडेंस एक्ट 1880 का है। बहुत सारे जो लॉज हैं वो प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उन लॉज का क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 पर निकल करके आया, तो जो लॉज हैं वो बाद में आने चाहिए थे। बट आईपीसी 1860 का है, कॉन्ट्रैक्ट 72 का है, तो ये कहाँ से हो रहा है और ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो आर्टिकल 13(1) यही बात करता है। आर्टिकल 13(1) बोलता है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of the constitution, in so far as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. एक बार मैं इसको फिर रीड कर देता हूँ: ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of the constitution, in so far as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आईपीसी 1860 का लॉ है, और जो ये आर्टिकल 13 पार्ट 3 का पार्ट है,
पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे पर। तो अगर कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले बना हो और वो इंसान के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता हो या उनके अगेंस्ट जाता हो, तो वो लॉ उस पोर्शन तक वॉइड है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल लेकर चलते हैं, सपोज एक लॉ है जिसमें बहुत सारे सेक्शंस दे रखे हैं। उसमें से एक सेक्शन ऐसा है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। सपोज वो इक्वलिटी के अगेंस्ट, राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है। वो इक्वलिटी की बात नहीं करता, वो कहता है कि इक्वल नहीं होना चाहिए कोई चीज़। वो कहता है कि सपोज लेट अस से कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर रिलीजियस जो है या पर्टिकुलर कोई ग्रुप है, उसको कहीं पर कोई एंट्री नहीं दी जा सकती। सपोज जो वर्ण सिस्टम था उसमें से एक वर्ण को हम एंट्री कहीं नहीं दे रहे हैं, जो होता था पहले के टाइम पर। एक एक्ट पर वो चीज़ लिख कर दे रखी है, तो जो पर्टिकुलर सेक्शन होगा वो वाइड हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन निकल करके आता है, वो सेक्शन वाइड था, अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देता है और उसमें कुछ चेंजेस कर देता है कि इन कंडीशंस पर किसी की हेल्थ ठीक नहीं है या इन्फेक्शन हो रहा है, तब वो जाना अलाउड नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ करके इसको अमेंड कर देता है, तो आप कह सकते हो कि ये तो पहले से ही इलीगल था, क्योंकि ये तो वाइड था। इसको तो कॉन्स्टिट्यूशन की 13 ने मना करा था। तो क्या गवर्नमेंट उसको अमेंड करके वापस जिंदा कर सकती है? तो क्वेश्चन यहाँ कर सकती है, क्योंकि जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 13(1) कभी भी किसी भी लॉ को एब इनिशियो वर्ड करने की बात नहीं करता। इसके अंदर लॉ एब इनिशियो वर्ड नहीं होते। लॉ ये प्रोस्पेक्टिव की बात करता है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो लॉ अगर इनकंसिस्टेंट होंगे तो वाइड हो जाएंगे, उनको अमेंडमेंट करके आप रिमूव कर सकते हो। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे तब हम लोग अलग अलग डॉक्ट्राइन्स पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी, एक्लिप्स, सब चीज़ें निकल करके आएंगी, तो वहाँ हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी लॉ जो 1950 से पहले बना हो और वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता हो, तो वो पर्टिकुलर लॉ वाइड हो जाएगा। अब आते हैं हम आर्टिकल 13(2) पर। आर्टिकल 13(2) बोलता है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट. Any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. एक बार मैं इसको फिर रीड कर रहा हूँ। The state shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by this part. Any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. तो अब इसका मतलब क्या है? हमने 13(1) में पढ़ा कि कोई लॉ बना था, वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, तो वो लॉ उस पार्ट तक वाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर को लॉ एब इनिशियो वाइड नहीं है, आईपीसी एब इनिशियो वाइड नहीं है, आईपीसी पूरा चलते हुए निकल करके आ रहा है। आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि आर्टिकल हमने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। आजकल सेडिशन की बात चल रही है, तो जो 377 था उसको वाइड क्यों डिक्लेयर करा गया? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा था। बट जो 13(2) है वो बात करता है कोई भी ऐसे लॉ जो बनने वाले हैं, अगर लॉ बनेंगे तो वो वाइड होंगे, वो इसकी बात करता है। अब जो आर्टिकल 13(2) है उसके हिसाब से अगर मैं पार्लियामेंट हूँ, मैं एक लॉ बनाता हूँ जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हो, तो वो लॉ एब इनिशियो वाइड होंगे। दोनों में डिफरेंस ये है 13(1) 13(2) पर। 13(1) पर कोई भी लॉ वाइड नहीं होगा, मतलब एब इनिशियो वाइड नहीं होगा। अगर उसको इन्फ्रिंज करता है तो वाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एब इनिशियो वो ठीक लॉ है, बट अगर यहाँ लॉ बन जाए तो वो एब इनिशियो वाइड होगा। तो ये इन दोनों में एक बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकल करके आता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13(3) की। आर्टिकल 13(3) बोलता है, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स लॉ इंक्लूड। अब जो हम बात करें कि लॉ होता क्या है, वो यहाँ दे रखा है। आर्टिकल 13(3) बात करता है कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से लॉ क्या है। तो 13(3) के हिसाब से लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। यहां तक एक पार्ट में हम इसको डिवाइड करके चलते हैं, इतना मैं फिर पढ़ता हूं। इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो इतना समझते हैं। तो इंडिया के अंदर लॉ क्या क्या है? इंडिया के अंदर लॉ है, ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर पास कर दिया किसी अथॉरिटी ने या कोई प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस निकाल दिया,
या कोई बाय लॉ निकल कर आ रहा है, किसी कोई रूल के थ्रू कोई बाय लॉ निकाल दिया, कोई रूल बन गए, कोई रेगुलेशंस बन गए, या कोई नोटिस निकल करके आ गया, नोटिफिकेशन निकल करके आ गया कि सपोज अभी कोविड टाइम पर निकल करके आया था मास्क पहनना कंपलसरी है, नोटिफिकेशन था। या उसके अलावा कस्टम या यूसेज। अब कस्टम और यूसेज क्या होते हैं, इसको जानना भी इंपॉर्टेंट है। कस्टम वगैरह होते हैं जो हम हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, हम पहले से जिनको यूज़ करते हुए आ रहे होते हैं, वो कस्टम्स होते हैं। और यूसेजेस भी सिमिलर काइंड पर होते हैं। जैसे आपने देखा हो जब अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी है, आपने देखा हो जब जो जॉनी डेप है वो अपना जहाज को पार करता है, उसके बाद उसको एक आदमी को सिक्का उछाल के देता है, टोकन मनी देता है, तो एक यूसेजेस है डॉक पर शिप पार करने के बदले कुछ सिक्योरिटी देना, दैट इज काइंड ऑफ अ यूसेज। तो अगर वो चलते हुए आ रहा है और वो उसके ऊपर इन्फोर्सेबिलिटी हो रही है, तो वो एक लॉ होगा। अब कस्टम और यूसेज भी अगर फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करते हैं, तो वो भी वाइड होंगे आर्टिकल 13(1) के अंदर। अब बात करते हैं कि लॉ इन फोर्स का मतलब क्या है। हमने कहा ना, कस्टम और यूसेज हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो लॉ इन फोर्स का मतलब क्या है? तो लॉ इन फोर्स इंक्लूड्स, अब सेकंड पार्ट निकल करके आ रहा है आर्टिकल 13(3) का ही। लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed। एक बार फिर पढ़ता हूँ। लॉज इन फोर्स इंक्लूड लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed। अब बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों बोला है? क्योंकि देखो, अब जो लॉ निकल करके आएंगे तो लॉ होंगे। आर्टिकल 13(3) का जो पहला पार्ट बोल रहा है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, जो चीज़ निकल करके आ रही है वो सब तो लॉ होगा। बट जो पहले निकल करके आ गया था, क्या वो लॉ होगा या नहीं होगा, वो यहाँ एक्सप्लेन करा जा रहा है कि अगर किसी पार्लियामेंट ने या कोई कंपिटेंट अथॉरिटी ने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने कोई लॉ पास करा हो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और उसको रिपील ना करा हो, तो वो लॉ होगा। जैसे अगर हम बात करें इंडियन पीनल कोड की, 1860 का पीनल कोड है, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा था, लॉ है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज ही पास होती है पार्लियामेंट के थ्रू या किसी अथॉरिटी के थ्रू जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज ना करती हो, वो लॉ हो सकता है अगर रिपील ना हुआ हो। अब दूसरी बात करता है इसमें, लास्ट को जो एंडिंग पोर्शन है वो है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयर ऑफ मे नॉट बी देन इन ऑपरेशन आइदर एट ऑल और इन पर्टिकुलर एरियाज। फिर पढ़ूंगा, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयर ऑफ मे नॉट बी देन इन ऑपरेशन आइदर एट ऑल और इन पर्टिकुलर एरियाज। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर लॉ कुछ एरिया पे इफेक्टिव है, कुछ में नहीं है, तो उस केस पर क्या होगा? तो जिन एरिया पे इफेक्टेड है वहां आज भी इफेक्टिव रहेगा, जो नहीं है वह नहीं रहेगा। तो ये सिंपल इसकी बात करता है कि अगर लॉ प्रीवियसली मेड लॉज हैं, उनको रिपील ना करा हो और फंडामेंटल राइट को डेरोगेट या इन्फ्रिंज ना कर रहे हो, तो वो लॉ रहेंगे। अब लास्ट आता है आर्टिकल 13(4) जो बात करता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट निकल करके आएगा, वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता। आर्टिकल 13(4) ये बोलता है। अब आते हैं मेन बात पर। जो आर्टिकल 13 है वो बात करता है जुडिशियल रिव्यू की, कि कोर्ट्स के पास पावर होगी अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास एंड 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास, टू सी कि कोई भी लॉ ऐसा पास ना हो जाए जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा हो। ये बात करता है जुडिशियल रिव्यू की, कोर्ट उसमें रिव्यू लगा करके उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अब जो आर्टिकल 13 है वो जुडिशियल रिव्यू पावर देता है। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, केस कौन फाइल करेगा? अगर कोई लॉ पास कर दिया गवर्नमेंट ने जो इस आर्टिकल 13(1) या 2 के अंदर फॉल कर रहा हो, या 1 या 2 के अंदर फॉल करता हो, तो केस कौन फाइल कर सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर है, केस कोई भी फाइल कर सकता है जो जिसकी राइट इन्फ्रिंज हो रहे हो, जिसको लगता है उसके थ्रू उसको डैमेज हो सकता है। एक लोकस स्टैंडर्ड का कंसेप्ट निकल करके आता है, उसको फुलफिल करना वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा कंसेप्ट है लोकस स्टैंडर्ड का, वो क्या है? लोकस स्टैंडर्ड का कंसेप्ट ये है कि जिसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, कौन केस लड़ सकता है। अब सपोज पड़ोस में किसी का कोई जॉब करता था, जॉब से निकाल दिया, मैं जाकर केस कर रहा हूँ कि इसको जॉब दो। क्यों? मैं कौन हूँ कहने वाला? जिसकी जॉब गई हुई तो केस करेगा ना। तो ये लोकस स्टैंडर्ड का कंसेप्ट मोटा मोटा ये होता है। इसमें हम बाद में इन डिटेल बाद में कभी बात करेंगे। अब जो आर्टिकल 13 है
तो वो एक जजमेंट निकल कर के आया था, आपने सुना होगा, बहुत फेमस जजमेंट था सबरीमाला का। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। इसको सबरीमाला केस से बहुत फेमस केस है। इस केस में यही कहा था कि अगर कोई लॉ पास होता है जो किसी इंडिविजुअल का राइट भी छीन ले, तो वो भी चैलेंज हो सकता है अंडर दिस आर्टिकल। सपोज मैं इकलौता इंडिविजुअल हूँ, गवर्नमेंट को लॉ पास कर दे जिससे मेरे राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, सिर्फ मेरे, पूरे देश के अंदर इकलौते मेरे राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तब भी मैं जाकर केस कर सकता हूँ और उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा सकता हूँ। यह है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की बात। हमने जो आर्टिकल 13(4) पढ़ा था लास्ट पर, वो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो जब हमारा इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, उस टाइम पर ये आर्टिकल एग्जिस्टेंस में नहीं था। ये एक नया आर्टिकल ये नया अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड करा गया था। 13(4) वॉज एडेड बाय अ न्यू अमेंडमेंट जो था 24th अमेंडमेंट, एंड इट वॉज पास इन 1971। अभी आया क्यों था? जो क्वेश्चन है ये इसलिए आया था क्योंकि अ, अगर आप हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रॉपर्टी की बहुत से सारे डिस्प्यूट निकल करके आए थे। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस पर कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 368 भी लॉ का पार्ट है। जब कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो भी लॉ का पार्ट है, तो उसको ओवरराइड करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट 24th अमेंडमेंट लेकर के आई और कहा कि 13(4) ऐड कर दिया। इससे कह दिया कि अब नहीं, जो हम अमेंडमेंट करेंगे वो इस दायरे से बाहर निकल करके आएगा, वो लॉ का पार्ट नहीं बनेगा, उसके ऊपर कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती। बट सुप्रीम कोर्ट नया केस फाइल होता है मिनर्वा मिल्स का। उस केस पे कोर्ट फिर कह देती है कि जो आर्टिकल 13(4) है, जो 24th अमेंडमेंट आया, वही इलीगल है, वही अवॉइड कर दिया। बहुत डिस्प्यूट चलते रहा, इसको हम लैंड लॉस पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट फाइनली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्ट्राइन निकल करके आया वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1973 का ये केस है। इस केस पे बेसिकली 1973 का 1971 का केस, लेट मी चेक वंस, लेट मी बी श्योर। हाँ, 1973 का केस है। केशवानंद भारती के केस पर 1973 का जब जजमेंट निकल करके आया, उसने कहा कि जब कुछ जो हो गया, बट पार्लियामेंट कैन अमेंड एवरीथिंग। पार्लियामेंट हर कुछ चीज को अमेंड कर सकती है सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर के। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अलावा पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, वो उसकी पावर है, उसके राइट के अंदर निकल करके आता है। तो वो भी लॉ का पार्ट है। अगर उसको भी आप करोगे तो 13(4) के अंदर लीगल डिक्लेयर करा था, तो उसके थ्रू वो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। अब केशवानंद गाइड जो भारतीय गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज निकल करके आ सकती है, तो जस्टिस सिकरी ने 4-5 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब सपोज मैं कल पीएम बन जाऊं और मैं बोलूं कि मैं सुप्रीम हूं, तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक गवर्नमेंट। आप कभी ये ना कहो कि मैं आज प्रेसिडेंट बन गया तो कल से मेरा रूल शुरू हो जाएगा, मैं किंग बन जाऊंगा, वो नहीं हो सकता। तीसरा, सेक्युलर करेक्टर। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको चेंज करना इम्पॉसिबल है। सेपरेशन ऑफ पावर, आप कहो कि नहीं कोर्ट को हम बंद करें, वो आप नहीं कर सकते हो। और फेडरल करेक्टर, आप कहो कि इंडिया का जो ये करेक्टर है उसको हम पूरी यूनिटरी कर रहे हैं, सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो करना अलाउड नहीं है। फाइनली एक बोनस जजमेंट है, चंदर कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड करा, जो जुडिशियल रिव्यू है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर आर्टिकल 226 एंड 32। तो बेसिकली आर्टिकल 13 जो है बात करता है लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है। जो हमारा टॉपिक था वीडियो का वो था कंसेप्ट ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13। हमने जाना 13 के 4 पार्ट है। पार्ट 3 जो है 13(3) वो बात करता है कि लॉ क्या क्या है, ऑर्डिनेंस, बाय लॉज, रूल्स, नोटिफिकेशंस, रेगुलेशंस, सब चीजें लॉ का पार्ट है। जो पहले के लॉ पास हुए थे वो भी लॉ रहेंगे अगर उनको फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज ना कर रहे हो, और जो लॉ पास होंगे वो तब तक लॉ रहेंगी जब तक फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज ना कर रहे हो, अदरवाइज दे विल बी डिक्लेयर्ड वाइड। तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट आज का। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अब जहां पर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लॉ के बारे पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाकर के सिमिलर वीडियो के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और कमेंट आपको नहीं करना, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मेरा जो यूजर नेम है वो है @the विभूर तिवारी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।